नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कुली बेगार प्रथा के बारे में। तो कुली बेगार प्रथा उत्तराखंड की प्रमुख कुप्रथाओं में एक कुप्रथा थी और कुली बेगार आंदोलन उत्तराखंड के प्रमुख जन आंदोलन में से एक था। तो आज हम सारी चीज़ें यहाँ पे जानेंगे इसके बारे में कि कुली बेगार प्रथा आखिरकार थी क्या और किस प्रकार इसकी आंदोलन की शुरुआत होती है और किस प्रकार कुली बेगार प्रथा का यहाँ पे अंत होता है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप में आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के संपूर्ण नोट्स, उत्तराखंड प्रीवाइज ईयर पेपर एंड साथ ही साथ उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक दे रखा है, उसके थ्रू आप हमारे उत्तराखंड जीके ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस ऐप का आप लुत्फ उठाइए। दोस्तों, तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कुली बेगार प्रथा के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारी जो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की ऑनलाइन कोर्स सीरीज चल रही है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो शुरू करते हैं यहाँ पे कुली बेगार प्रथा आखिरकार थी क्या। तो कुली बेगार प्रथा एक ऐसी कुप्रथा थी जिसके अंतर्गत उत्तराखंड की जनता का अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा शोषण किया। इसमें क्या होता है कि माना कोई अंग्रेज अधिकारी एक गाँव से दूसरे गाँव जा रहा है, तो उसके सामान की ढुलाई, उसके रहने की व्यवस्था, उसके खान पान की व्यवस्था बिल्कुल फ्री में करनी थी गांव वालों ने। यानी अंग्रेज जो अधिकारी थे, ब्रिटिश जो अधिकारी थे, वो गांव वालों को बिना पैसे दिए ये सारे काम करवाते थे। तो इसे कहते हैं बेगार प्रथा। तो ये तो थी उत्तराखंड में बेगार प्रथा, जिसमें क्या होता है कि बिना बेगार दिए यानी बिना पैसे दिए उत्तराखंड की जनता से यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी अपना काम करवाते थे। अब बढ़ते हैं कि बेगार जो प्रथा थी वो थी 3 प्रकार की। एक थी कुली बेगार प्रथा, दूसरी थी यहाँ पे कुली उतार प्रथा और तीसरी थी यहाँ पे कुली बर्दायस प्रथा। अब जो कुली बेगार प्रथा थी, इसमें क्या होता है कि जब कोई ब्रिटिश अधिकारी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण पर जाता तो वहाँ के लोगों से बिना बेगार को कहते हैं पैसे दिए सामान एक गांव से दूसरे गांव पहुँचाते थे। यानी कुली बेगार प्रथा के अंतर्गत क्या होती है, वो कुली का काम, जैसे कुली का कार्य होता है ना कि सामान ढोना, तो वैसे ही यहाँ की जनता से वो कार्य करवाया जाता सामान ढोने का, वो भी उनको बिना पैसे दिए। उसके बाद आता है यहाँ पे कुली उतार प्रथा। तो उतार से आप देख सकते हो यहाँ पे कि जब जो ग्रामीण लोग थे उनको सड़कों में भेजा जाता था, माने वो सड़कों में उतर जाते काम करने के लिए। अंग्रेज अधिकारी कोई क्या होता है कि सड़कों में क्या है, पैसे वाले जो शहर में होते हैं वो अधिकांश वहाँ पैसे वाले लोग रहते थे, तो वो तो ऐसे कार्य करते नहीं थे, इसलिए वहाँ पे ग्रामीणों को ही भेजा जाता था सड़कों पे। जो ब्रिटिश अधिकारी आते थे या उनको कोई भी सामान ढुलाना होता था तो यहाँ पे ग्रामीणों को सड़कों पर उतारा जाता था और उनसे वहाँ पे सामान धुलवाया जाता था। तो इसे कहते हैं कुली उतार प्रथा। तीसरा यहाँ पे कुली बर्दायस। तो इसके अंदर क्या होता है, ये कोई ब्रिटिश अधिकारी किसी गांव में आ गया तो उसके खान पान की और उसकी रहन सहन की व्यवस्था करनी पड़ती गांव वालों को। तो यहाँ पे खान पान में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है उसका, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी कुछ भी खर्चा नहीं देते गांव वालों को। तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री में यहाँ पे गांव वालों को सारी चीज़ें करनी पड़ती। तो ये 3 चीज़ें आ गई, कुली बर्दायस हो गया, कुली उतार हो गया और कुली बेगार, ये आ गया। बेगार प्रथा के 3 प्रकार थे ये। अब यहाँ पे शुरुआत होती है कुली बेगार आंदोलन की। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था अभी कि जो कुली प्रथा थी, जो कुली बेगार कुप्रथा थी, ये उत्तराखंड में बहुत पहले से थी। लेकिन जब कुमाऊं में और गढ़वाल के कुछ हिस्सों में 1815 में यहाँ पे ब्रिटिशों का शासन आ जाता है और यहाँ पे वो क्या करते हैं कि कुली बेगार प्रथा के द्वारा जो यहाँ की जनता है उनका यहाँ पे शोषण करने लगती है। तो यहाँ की जनता कुली बेगार प्रथा का विरोध करना शुरू कर देती है। तो इस विरोध के कारण क्या होता है कि 1822 ईस्वी में कुमाऊं के तत्कालीन जो कमिश्नर थे ट्रेल, इनको कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर भी कहा जाता है, तो इन्होंने 1822 में खच्चर सेना की स्थापना की। अब इस खच्चर सेना की स्थापना क्योंकि उनका कहना था कि जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, वो जो कुली बेगार प्रथा है इसका विरोध करते हैं, सामान ढोने से मना करते हैं, उससे घृणा करते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक खच्चर सेना की स्थापना की। इसमें उन्होंने कुछ खच्चर खरीदे और उनसे वो सामान ढुलवाने का कार्य करते थे। लेकिन इतने खच्चर तो उपलब्ध नहीं हो सकते कि हर गांव में खच्चर सेना बनाई जाए। तो इसलिए कहीं ना कहीं अधिकांश लोगों पे अभी भी क्या हो रहा है, कुली बेगार प्रथा थोपी जा रही थी, उनसे कुली का काम करवाया जाता था। ये अभी भी समाप्त नहीं हुई। लेकिन 1822 में यहाँ पे तत्कालीन जो कमिश्नर थे ट्रेल, इन्होंने खच्चर सेना की यहाँ पे स्थापना की। तो ये आपको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे 1870 में हो गया अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन। लेकिन शुरुआत में ये सरकार का क्या बना रहा, इसने सरकार का कोई विरोध नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे इसने देखा कि ब्रिटिश शासन तो काफ़ी क्या कर रहा है, यहाँ पे शोषण कर रहा है यहाँ की जनता का। तो इसलिए उन्होंने 1895 में एक लेख छापा जिसमें लिखा था, आज हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर कर लग गया है, और इसका सीधा निशाना था
कुली बेगार प्रथा की ओर। उसके बाद यहाँ पे आते हैं लॉर्ड कर्जन 1903 में गढ़वाल और कुमाऊं की यात्रा में, और इस टाइम उनसे मुलाकात करते हैं गीवान के गौरीदत्त बिष्ट और महंत नारायण दास। इन्होंने यहाँ पे लॉर्ड कर्जन से मुलाकात की और कुली बेगार प्रथा के बारे में उनसे वहाँ पे बात रखी। तो ये भी आपको नोट करना है कि लॉर्ड कर्जन से किसने कुली बेगार प्रथा के बारे में उनसे बात की, तो वो की थी 1903 में गीवान के गौरीदत्त बिष्ट और महंत दास नारायण ने। उसके बाद 1904 में यहाँ पे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बेगार प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे विरोध करने लगे थे लोग कि यहाँ पे कोर्ट तक बात पहुँच गई, लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार यहाँ पे मानने को तैयार नहीं थी, इसको हटाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अब यहाँ पे स्थापना होती है कुली एजेंसी की 1808 में। इसमें क्या होता है कि कुली एजेंसी के अंतर्गत क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, एक फंड जमा करते थे। इनका कहना था कि जो लोग कुली बेगार प्रथा से घृणा करते हैं या जो इसको नहीं करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे फंड जमा कर सकते हैं, वो पैसे दे सकते हैं, और यहाँ पे हम स्थायी कुलियों की नियुक्ति करेंगे और उनको यहाँ पे अपनी तरफ से इस फंड से उनको पैसे देंगे, ताकि वो अपना आर्थिक रूप से उनकी मदद भी हो सकेगी और यहाँ पे सब लोगों को कुली का कार्य न करना पड़े। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो अमीर लोग थे वो तो आसानी से पैसे देकर बच जाते थे, लेकिन जो गरीब लोग थे वो उनसे तो वही ब्रिटिश अधिकारी वही कार्य उनसे करवाते थे। तो गरीबों की यहाँ पे कोई भी मदद इससे नहीं हुई, बिल्कुल ना के बराबर हुई। तो जो कुली एजेंसी का पूरा नाम था वो था ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है। और जो कुली एजेंसी का विचार सर्वप्रथम आया था तो वो आया था गिरजा दत्त नेथानी ने यहाँ पे इसका विचार रखा था कि हमको एक ऐसी एजेंसी बनानी चाहिए जो फंड जमा करे और जो कुली का काम करते हैं उनको वहाँ पे हम अपने फंड से उनको पैसे देंगे। उसके बाद 1908 में कुली एजेंसी की स्थापना की थी जोत सिंह नेगी ने। देखो विचार किसने रखा था, गिरजा दत्त नेथानी ने, लेकिन स्थापना किसने की, वो की थी जोत सिंह नेगी ने। कुली एजेंसी की सर्वप्रथम 1908 में स्थापना की और इसका मुख्यालय सर्वप्रथम कहाँ था, वो था पौड़ी में इन्होंने इसकी स्थापना की। उसके बाद 1912 ईस्वी में लैंसडाउन में हुई कुली एजेंसी की स्थापना, और उसके बाद 1913 ईस्वी में होती है रुद्रप्रयाग में कुली एजेंसी की स्थापना। तो 1913 तक यहाँ पे 10 कुली एजेंसियों की स्थापना हो चुकी थी सिर्फ गढ़वाली में। ठीक है, कितने एजेंसी की, 10 कुली एजेंसियों की। अब यहाँ पे कुली बेगार आंदोलन में एंट्री होती है यहाँ पे बद्रदत्त पांडे की, और यहाँ से एक अलग ही लेवल पे पहुँच जाता है आंदोलन। अब 1913 में बन जाते हैं बद्रदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक, और यहाँ से अल्मोड़ा अखबार जो ब्रिटिश सरकार की जनता विरोधी नीतियाँ थी उनका पर्दाफाश करने लग जाता है। तो सर्वप्रथम जैसे ही जो बद्रदत्त पांडे वो संपादक बनते हैं अल्मोड़ा अखबार के, तो वो 14 जुलाई 1913 को यहाँ पे क्या करते हैं, एक लेख छापते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि जंगलात कानून हमारी आर्थिक गतिविधियों पर असर करता है, लेकिन जो बेगार प्रथा है हमें मानसिक रूप से पीड़ित करती है। तो इनका कहने का मतलब था कि जो जंगलात विरोध जो कानून था उसमें क्या होता है कि जो गांव के लोग हैं उनको वनों से चारा नहीं लेने दिया जाता था, या उनके पशुओं को वनों में आने नहीं दिया जाता था। तो वो तो सिर्फ उनको आर्थिक रूप से उनके लिए प्रॉब्लम कर रहा था, लेकिन इनका कहना था कि जो ये बेगार प्रथा है हमारी मानसिक रूप से हमें क्या करती है, पीड़ित करती है। तो इस लेख से वो क्या करते हैं, ब्रिटिश सरकार पे एक निशाना साधते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1916 में होती है कुमाऊं परिषद की स्थापना, और अपने चौथे अधिवेशन में यानी 1920 में वो क्या करते हैं, यहाँ पे हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव यहाँ पे लाते हैं। तो कब लाते हैं, कुमाऊं परिषद अपने चौथी अधिवेशन में 1920 में। जब उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे चौथे अधिवेशन की, तो वो कर रहे थे हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में यहाँ पे कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने का यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया कुमाऊं परिषद में। उसके बाद 1920 में यहाँ पे बद्रदत्त पांडे निकलते हैं कोलकाता की, और वहाँ पे वो गांधी से मुलाकात करते हैं और उनके सामने ये अवगत कराते हैं उनको कुली बेगार प्रथा से, जो उत्तराखंड में एक कुप्रथा थी। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है कि 1 जनवरी 1921 को कत्यूर के चामी गांव के हरो मंदिर में 400 लोगों ने एक साथ बेगा न देने की शपथ ली थी। तो कहीं नहीं कहीं अल्मोड़ा अखबार या बद्रदत्त पांडे जब यहाँ पे उनकी एंट्री होती है इस आंदोलन में, तो बहुत ज़्यादा ये प्रभाव देखने को मिलता है कुली बेगार आंदोलन में। तो यहाँ पे इतना बढ़िया था आंदोलन कि यहाँ पे 1 जनवरी 1921 को कत्यूर के चामी गांव के हरो मंदिर में 400 लोगों ने बेगा न देने की यहाँ पे शपथ ले ली है। उसके बाद यहाँ पे कुली बेगार प्रथा का अंत करीब आ जाता है, और 10 जनवरी 1921 को बागेश्वर में कुली बेगार के विरोध में भीड़ जमा होने लगती है। अब यहाँ पे उस टाइम जो अल्मोड़ा का डिप्टी कमिश्नर था वो था यहाँ पे डायबल। तो उसने इस भीड़ की ओर ज़्यादा पहले ध्यान नहीं दिया, उसने सोचा कि वो क्या है, नॉर्मल भीड़ यहाँ पे
जमा हो रही होगी, नॉर्मल जुलूस यहाँ पे निकल रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि 13-14 जनवरी 1921 को 40,000 लोगों ने यहाँ पे बजरत पांडे हो गए, हरगोविंद पंत हो गए और चिरंजीव लाल के नेतृत्व में यहाँ पे एक विशाल रैली का यहाँ पे आयोजन होता है। विशाल सभा यहाँ पे होती है और एक जुलूस निकालता है। और इस जुलूस में, इस रैली में जो सबसे आगे झंडे पे लिखा होता है कुली बेगार बंद करो। तो ये जो रैली थी ये किसके विरोध में थी? कुली बेगार प्रथा के विरोध में, कि कुली बेगार जो प्रथा है उसको बंद किया जाए, कुली बेगार को बंद करो। फिर क्या होता है कि अल्मोड़ा के जो तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर थे डायबल ने भीड़ पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा है और फिर बद्रदत्त पांडे ने उसको कहा कि आज हम यहाँ पे डटे रहेंगे, तुम्हारी जो ब्रिटिश अधिकारी हैं उनकी सबकी गोली यहाँ पे, जो ब्रिटिश सेना है सबकी गोली यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। इसलिए वो वहाँ पे सहम जाता है और वहाँ पे देखकर वो भीड़ को देखकर वहाँ पे डर जाता है, तो इसलिए वहाँ पे गोलियाँ नहीं चलाता है। तो ये ध्यान रखना आपको कि उस टाइम जो अल्मोड़ा का तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो वो था यहाँ पे डायबल। उसके बाद यहाँ पे सरयू मैदान पर एक सभा होती है और इस सभा को संबोधित कर बद्रदत्त पांडे ने कहा कि पवित्र सरयू व का जल व बागनाथ मंदिर को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करो कि आज से कुली उतार, कुली बेगार, कुली बर्दाश्त नहीं देंगे। तो बद्रदत्त पांडे ने ये यहाँ पे अपने भाषण में ये संबोधित किया और सब ने ये शपथ ली कि आज से हम यहाँ पे कुली बेगार प्रथा को यहाँ पे बंद कर रहे हैं, कुली बेगार नहीं देंगे, कुली बर्दाश्त नहीं देंगे और कुली उतार भी नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे उत्तरायणी मेले में बद्रदत्त पांडे हो गए, हरगोविंद पंत और चिरंजीव लाल के नेतृत्व में लगभग 40,000 आंदोलनकारियों ने यहाँ पे बेगार न देने का संकल्प लिया। और यहाँ पे जितने भी मुखिया आए थे, प्रधान आए थे, उन्होंने अपने साथ रजिस्टर लाए थे। अब ये रजिस्टर क्या होते हैं कि इनके बारे में जान लेते हैं कि इन रजिस्टरों में क्या होता कि नाम लिखे रहते थे गांव वालों के, यानी कोई ब्रिटिश अधिकारी आ गया तो फिर प्रधान ने वहाँ पे, ब्रिटिश अधिकारी पटवारी को इन्फॉर्म करता, फिर पटवारी प्रधान को इन्फॉर्म करता कि वहाँ पे एक ब्रिटिश अधिकारी आने वाला है। तो फिर प्रधान के पास एक रजिस्टर होता, उसमें गाँव वालों के नाम लिखे रहते और गाँव वालों की उसमें बारी लगाई जाती कि आज कुली बेगार तू देगा, आज वो देगा या आज वो देगा। तो अलग अलग वहाँ पे नंबर आता। अब ऐसे में क्या होता कि जो धनी लोग थे वो गांव के मुखिया को पैसे देकर अपना नाम वहाँ से कटवा देते थे और जो गरीब है वो बेचारा वहाँ पे पिस जाता था। तो इस प्रकार यहाँ पे इस रजिस्टर का ये काम था वहाँ पे। तो इस दिन क्या होता कि जो सारे मुखिया थे, सारे प्रधान थे, उन्होंने ये रजिस्टर अपने साथ लाए थे और इनको वो सरयू नदी में बहा देते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे जो कुली बेगार आंदोलन यहाँ पे जो शुरू हुआ था वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और यहीं पे कुली बेगार कुप्रथा भी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। और इस आंदोलन के पश्चात यहाँ पे जो बद्रदत्त पांडे थे उनको कुमाऊं की जनता ने क्या दी? कुमाऊं केसरी की उपाधि दी थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कुमाऊं केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? वो दी गई थी बद्रदत्त पांडे को। और कब दी गई थी? कुली बेगार आंदोलन के दौरान, या जो कुली बेगार प्रथा यहाँ पे समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पे कुली बेगार प्रथा के बारे में मैंने आपको सारी डिटेल्स आज जानकारी दी कि किस प्रकार इसके आंदोलन की शुरुआत हुई और किस प्रकार इसके आंदोलन का अंत हुआ और किस प्रकार ये कुप्रथा यहाँ पे अंत हुआ इसका। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। इसके सारे नोट्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वीडियो के बारे में अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।